بديش موجود عايش بدون حياتي. بدي ماما تطلع شوية براسها وتطلع عايشة. بديش أكمل حياتي بدون أمي. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 18 दिसंबर सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के साथ साथ इजराइल फ़िलिस्तीन को लेकर बात करेंगे। सभी खबरें चुनी और काम की है तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक बने रहिए। तो बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर ही बात करेंगे। गाजा के अंदर जो चल रहा है वो तो आपको बताएंगे ही, साथ पहले आपको यमन के बारे में बताते हैं। यमनियों ने इजराइल के तो नाक में दम कर ही रखा है एक लंबे समय से, साथ ही साथ यहाँ पर अब अमेरिका के शिप को भी निशाना बना लिया है, क्योंकि जैसे कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा हुआ है, चाहे वो यूएन के अंदर की बात हो या हथियारों की सप्लाई की बात हो। सेम यही चीज दुनिया भर में सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बना रहा है हूथी। यहाँ पर अमेरिका का ऑयल टैंकर पार होने नहीं दे जा रहा, लेकिन जब ये बात अमेरिका तक पहुंचते है तो यहाँ पर इमरजेंसी में एक मीटिंग की गई और बाइडेन की तरफ से अभी प्लानिंग की जा रही है कि हूथियों के ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई की जाए। अगर देखा जाए तो पूरे अरब देशों में अगर कोई पूरी तरह से स्टैंड ले रहा है फिलिस्तीन का, तो सबसे ज्यादा स्टैंड लेने वाला देश यमन है। जबकि यमन के पास किसी भी तरह की कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन जितने भी रिसोर्स है उसके हिसाब से वो गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए कहीं न कहीं स्टैंड ले रहा है। जस्ट अभी की बिल्कुल ताज़ी खबर 1-2 घंटे पहले की है। यहाँ पर देखिए एक और गाजा के अंदर हॉस्पिटल में यहाँ पर अटैक हुआ है और जो मिसाइल आकर गिरी हो वीडियो में आप देख सकते हो, और निशाना बनाया जा रहा है बच्चों को और जो आम लोग होते हैं। आपको एक भी मिसाइल ऐसी नहीं दिखेगी जो कि हमास के ऊपर गिरी है। तो यहाँ देखा जाए तो सीधे तौर पर हमास की जगह हमास सिर्फ एक बहाना है। इजराइल के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, औरतों को टारगेट किया जा रहा है, जो आम लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यानी अब जहां भी लोग शरण ले रहे हैं उस जगह को निशाना बनाया जाता है। हॉस्पिटल में ऑलरेडी लोग जख्मी होकर आते हैं, अब हॉस्पिटल को ही निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी कई हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। अब देखिए ये जो हमने मिसाइल आपको दिखाई थी उसके नतीजे में ये एक तस्वीर है। सिर्फ ये तस्वीर नहीं, और भी बहुत से बच्चों और लोगों की मौत हुई है। इस वीडियो में देखिए 2 और बच्चे हैं, बताइए इनका क्या कसूर है। ये हमास को जानते तक नहीं होंगे, लेकिन टारगेट हमास नहीं है, हमास पर हमला नहीं हो रहा। हमास के हमले की कोई वीडियो सामने नहीं आ रही जहां पर इजराइल ने हमास के 100 लड़ाकों को मारा हो। कोई भी वीडियो अभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी जहां पर इजराइल की मिसाइल जो है हमास के ऊपर गिरी हो और हमास के लड़ाके मारे गए हो, बल्कि इजराइल का सीधा निशाना मासूम बच्चे और सिविलियन है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 25,000 से भी ज्यादा बच्चे अनाथ हो चुके हैं गाजा के अंदर, इजराइल और अमेरिका की मेहरबानी की वजह से। और हम आपको लगातार अपनी खबर के माध्यम से बताते हैं कि ये 7 अक्टूबर की बात नहीं है। इनफैक्ट 7 अक्टूबर का जो मामला था उसकी कोई जांच अभी तक नहीं हुई है। जो रियल यहूदी है इजराइल के अंदर, यानी जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है इजराइल, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच के इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अगर इसकी जांच हो जाए तो सही इसका पता चलता है कि यह हमला क्यों हुआ था, कहां से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इसकी जांच अभी तक कोई नहीं हुई। जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जिसके चलते 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली गई। यानी आंकड़ों के हिसाब से गाजा की 1% पॉपुलेशन को इजराइल ने खत्म कर दिया है। ये तस्वीर सामने है आपकी निकल कर आ रही है। 1948 में फिलिस्तीन का यह हाल था और 2023 में भी यह हाल। ये कोई नया मामला नहीं है। लगातार एक लंबे अरसे से इजराइल का जुल्म फिलिस्तीनियों पर जारी है। इंटरनेट पर एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सोते हुए लोगों पर अक्सर बम मारा जाता है, हॉस्पिटल पर बम मारा जाता है। तो यहाँ जिस तरह से बिल्डोजर लाशों को ढूंढ रहा है, यहाँ पर किसी ने बहुत ही अच्छा कैप्शन लिखा है कि इस मलबे के अंदर से लोगों को ढूंढना, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा हो। ऐसा है जैसे कि एक घास के ढेर से एक सुई को ढूंढना। इसी खबर पर आगे बढ़ते हुए देखिए गाजा के पोर्ट की पहले कैसी हालत थी और अभी इस वक्त इजराइल ने कैसी हालत कर दी है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जैक्सन हिंगल के बारे में। अमेरिका के ये एक रिपोर्टर है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस मामले को लेकर। जो भी प्रोपेगेंडा है इजराइल का, जो भी कोई झूठ फैलाया जा रहा है, ये उसको उजागर करते हैं, पर्दाफाश करते हैं और हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में बात करते हैं, सीज फायर का समर्थन करते हैं। यमन को लेकर हमने शुरू में जो खबर बताई कि यमन ने किस तरह से इजराइल के साथ साथ अमेरिका की नाक में भी दम कर दिया है, तो उसके बारे में ये डिटेल से बता रहे हैं। वीडियो देखिए। Yemen is working overtime. The Houthis in Yemen are doing more work for the Palestinian resistance than Jordan, the UAE, Turkey, and Saudi Arabia all combined right now. Okay? What they're doing is actually ingenious, okay? Because Israeli-owned ships, they have billions of dollars worth of product that they are shipping to and fro the Red Sea that they want to take through this
narrow strip called the Red Sea up to the port of Haifa to Israel. But Yemen is preventing the Israelis and Israeli-owned shipping companies from doing that because Yemen is actually seizing their ships. This has actually had quite the blow on the Israeli economy. General manager of Israel's Elliott port said 85% of our income comes from automobile imports. But due to Yemen and Houthi threats, ships carrying 14,000 vehicles have not been able to enter the country since November 15th. According to this same Israeli finance official, this Yemeni threat, this Houthi threat on the Israeli-owned ships that are going back and forth between the ports of Elliott and Haifa has had, in just less than a month, since November 15th, they have struck a $4 billion blow to the Israeli economy. And if they're admitting it's $4 billion, it's probably actually $8 billion. So let's say $8 billion blow. Let's round up $10 billion blow to the Israeli economy in just under a month. कोरोना वायरस, आप इस नाम से बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे। यानी हर साल दिसंबर के महीने में कुछ उथल पुथल जरूर मार्केट में कोरोना को लेकर होती है। अब यहाँ पर एक और खबर साल 2023 के दिसंबर में निकल आई है। यहाँ आपको बता दें कोरोना का एक और सब वेरिएंट आ गया है जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। इंडिया के केरल में यहाँ पर एक नया मामला पाया गया है जो कि कोरोना का सब वेरिएंट है। केरल में 8 दिसंबर को कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 का एक मामला दर्ज हुआ है। 79 साल की महिला का नमूना 18 नवंबर को RT-PCR के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आया था। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इसमें कोरोना का कोई नया सब वेरिएंट आता है, जिसके लिए अभी जो है एहतियात बरती जा रही है। फिलहाल कोई ज़्यादा खतरा इससे नहीं है। इसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखें तो अब तक दुनिया भर में 3608 मामले हो चुके हैं जिसमें कोरोना का सब वेरिएंट पाया जा रहा है, जिसमें इंडिया के अंदर भी एक है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के नए अमीर शेख नवाफ अहमद अल जाबिर अल सुबह के इंतकाल पर शोक जताया। किंग सलमान की हिदायत पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज कुवैत के अमीर शेख नवाफ अहमद अल जाबिर अल सुबह के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए कुवैत पहुंचे थे। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर हरमैन शरीफैन में कुवैत के पूर्व अमीर शेख नवाफ अहमद अल जाबिर अल सुबह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। गायबाना का मतलब ये हुआ कि सिर्फ जनाजा सामने नहीं होता है और नमाज जनाजा सेम ऐसे ही पढ़ी जाती है, तो इसका कुछ अलग टाइप का सवाब होगा। उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में बीते दिन यानी इतवार को गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। शेख नवाफ अहमद अल जाबिर अल सुबह की जो रियल नमाज जनाजा थी वो बीते दिन कुवैत में अदा की गई और उन्हें अल सुलेखात कब्रिस्तान में दफनाया गया। सऊदी अरब में हम लोग कामकाज करने के लिए आते हैं अपने परिवार को छोड़कर, ताकि फाइनेंशियली परिवार को सपोर्ट करें अपनी मेहनत करके। लेकिन जब कोई बंदा सऊदी अरब में यदि जेल जैसा मामला कोई बन जाए, बंदा जेल में चला जाए, तो परिवार के लिए कितना मुश्किल होता है। यहाँ आपको बता दें कि 6 महीने से राजस्थान का एक बंदा है, परिवार को कुछ नहीं पता कि वो किस जेल में है, कहाँ पर है। किसी फ्रेंड्स ने बता दिया होगा कि वो जेल में है, लेकिन परिवार को वजह भी नहीं पता कि वो किस मामले में जेल में है। एम्बेसी को मदद के लिए लिखा, लेकिन एम्बेसी ने बता दिया कि आप फला फला नंबर पर कॉल करें, जो कि इंडिया से कॉल नहीं लगती। हम पहले भी इस बारे में बता चुके हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। फिर ईमेल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर परिवार की तरफ से कई बार ईमेल किया गया, जो पर्याप्त डिटेल थी परिवार के पास वो भेज दी गई, लेकिन ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। फिर परिवार ने लिखा, स्क्रीनशॉट आपके सामने। फिर से परिवार एम्बेसी को लिखता है कि हमारा बंदा जेल में बंद है, हमें कारण भी नहीं पता और उनके साथ किस तरह का मामला है, क्या उसमें आगे हो सकता है, कुछ भी नहीं पता और ईमेल का भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो अब एम्बेसी की तरफ से पूछा जा रहा है कि प्रेषक का ईमेल साझा करें, यानी कि जो ईमेल इन लोगों के पास जा रहे हैं इनको फुर्सत नहीं है वो देखने की। अब ये उसको फिल्टर करके देखेंगे, यानी सेंडर का ईमेल इनको भेजिए, ये उससे देखेंगे कि ये कौन सा ईमेल था। यानी पहले बोला जाता है कि ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए, और यहाँ पर जब बात मंजर आम पर आ जाती है, सभी लोगों के सामने होती है, तो इन पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ चीज़ को सीरियस लेते हैं। तो ऐसे में एम्बेसी के जो वर्कर है, जो भी स्टाफ है, जो भी एम्प्लॉयज है, अपने तौर तरीके आप लोगों को बदलने चाहिए और इस तरह के जो सीरियस केस होते हैं इनको प्रायोरिटी जरूर देनी चाहिए। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जवाजात से एक खारजी वर्कर ने सवाल पूछा है कि छुट्टी पर जो लोग जाते ही लौट कर नहीं आते उन पर 3 साल का बैन होता है। तो ये बैन किस तरह का होता है, क्या सिर्फ सऊदी अरब के लिए होता है या किसी अन्य गल्फ देश में भी 3 साल तक नहीं जा सकते? तो इस पर जवाजात का कहना ये है कि ये बैन सिर्फ सऊदी अरब के लिए होता है, किसी अन्य देश में जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 साल के अंदर अंदर यदि सेम कफील बुलाना चाहे तो सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन किसी अदर जगह, किसी अन्य जगह आने के लिए 3 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। बाकी किसी अन्य देश में जा सकते हैं, कोई इस पर रुकावट नहीं होगी।
सऊदी अरब के अंदर से लगातार हवाई जहाज जा रहे हैं, शिप जा रही है मदद के लिए और इस खबर के मुताबिक 31वां जहाज रवाना हो गया है सऊदी अरब से गजा में मदद के लिए। रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले जहाज में 25 टन से भी ज्यादा सामान मौजूद है। इसमें मेडिकल सामान यानी जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए सामान इस्तेमाल होगा उस तरह का सामान है। इसके अलावा कंबल वगैरह और स्लीपिंग बैग्स मौजूद है। लेकिन आप इस खबर को जो हमने आपको शुरू में खबर बताई है और जो है वहाँ के हालात है रिलेट कर देखिए ये मदद किस हद तक काम दे रही है। क्या यही सही स्टैंड है फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होने का कि बस सामान भेज दो और कार्रवाई हो गई? आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताएं। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर जुड़े हुए इरिटेटेड बच्चे अपने परिवार के साथ 17 दिसंबर यानी कि बीते दिन हवाई एम्बुलेंस के जरिए रियाद पहुंच गए। हमने हाल ही में देखा कि आसपास के देशों से सऊदी अरब एक तरह का सेंटर बना हुआ है। जो जुड़े हुए बच्चे जो कुदरती तौर पर जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। कई ऑपरेशन हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दिए साल 1990 से यहाँ पर इस तरह की सर्जरी शुरू हुई थी सऊदी अरब में और अब तक 58 बच्चों की सर्जरी सऊदी अरब के अंदर हो चुकी है, जहाँ पर जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन के जरिए सर्जरी के जरिए अलग किया गया है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहिए। कुछ इंपोर्टेंट खबरें सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट को लेकर आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज।